क्या ये जीन आगे फैमिली मेंबर्स में, सिबलिंग्स में, डॉटर्स और सन में जा रहा है? ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दो ऐसे कैंसर हैं जो काफ़ी तादाद में मिलते हैं। हमारे सेल म्यूटेट होंगे, खराब सेल एक्यूमुलेट होंगे, वो कैंसर का रूप धारण करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी जंगीरा फ्रॉम कैनन फाउंडेशन और मैं आज अपने सभी व्यूअर्स का यहाँ स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ है यहाँ पर डॉक्टर अंकुर बहल, जो अपने प्रोफेशन में बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही होनहार डॉक्टर है। एंड ही इज़ होल्डिंग द रिच एक्सपीरियंस ऑफ 14 years एंड ही इज़ वर्किंग विद फोर्टिस हेल्थ केयर गुड़गांव। So Dr. Ankur Bahel, I welcome you here. नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुर बहल, आई एम अ सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी एट फोर्टिस हेल्थ केयर गुरुग्राम। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ जो कैंसर का इलाज, डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, उसका संपूर्ण इलाज कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट द्वारा करते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक फील्ड है जहां कैंसर का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। कैंसर का इलाज सर्जिकल, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग मिलके करते हैं। और मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट विभाग है जो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी से इस गंभीर बीमारी का इलाज किया जाता है। वेरी नाइस डॉक्टर। सो व्हाट अबाउट योर अचीवमेंट्स? हमने सुना है कि आप बहुत ही अवार्ड विनर, बहुत सारी अचीवमेंट्स है आपके पास सिंस योर वर्किंग विद। ये अचीवमेंट्स हर एक डॉक्टर अचीव कर चुका है अपनी ज़िंदगी में। मेरी जो जर्नी है वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई। देन मैं कुछ समय राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में रहा, फिर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रहा। बहुत ही कम समय मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी बिताया और 9 से 10 साल मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में किया है। अब हम अपनी पूरी टीम के साथ फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट में हैं, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी थे और हमने उनको ज्वाइन किया है और इस सेंटर को हमें ऊंचाइयों तक ले जाना है, यही हमारा गोल है। बहुत ही खूब इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर आपने। सो मैं आपसे अपने व्यूअर्स की तरफ से कुछ छोटे से सवाल पूछना चाहूँगी जो हमारी अवेयरनेस देंगे हमारी आम जनता को कि कैंसर क्या होता है। देखिए, कैंसर एक बीमारी है जिसमें जो बैड सेल्स, अगर मैं अपने व्यूवर्स को आम भाषा में बताऊं कि बैड सेल्स अक्यूमुलेट होते हैं और ये बैड सेल मिलके एक गांठ या एक कैंसर का रूप धारण करते हैं। अगर सही समय पे उसे निकाला ना जाए, उसका इलाज सर्जरी द्वारा ना किया जाए, तो ये कैंसर सेल बढ़ के दूसरे ऑर्गन्स में जाते हैं जिनको हम स्टेज 4 कहते हैं। सो यूजली इंडिया में अभी भी आज की डेट में भी the majority of our patients are in stage 3 and stage 4 cancer. They don't usually come at the appropriate time. So इस जो stage 4 कैंसर का मतलब कैंसर फैल चुका है, एक प्राइमरी ऑर्गन से सेकेंडरी ऑर्गन्स में जा चुका है। वो सेकेंडरी ऑर्गन लंग, बोन, ब्रेन, ये सब हो सकता है। सो कहने को कैंसर एक खराब सेल्स का एक्यूमुलेशन है, खराब कोशिकाओं का संगठन है जो बढ़ के फैलता है और फिर जानलेवा हो जाता है। Wonderful information, Dr. Ankur. So my next question is कि how you get to know, like how you diagnosed if you are suffering for cancer? Yes, so if somebody presents with symptom कुछ 7-8 लक्षण हैं, वज़न का कम होना, खाना निगलने में परेशानी होना, गले में या बगल में या शरीर के किसी एरिया में गांठ बनना, खून का रिसाव होना, मुंह में, खांसी में, या फिर लेडीज़ में गायनोकोलॉजिकल पार्ट से खून आना, एक बुखार जो ना टूटना, सारे बुखार के कारण देख लिए गए फिर भी बुखार नहीं जा रहा, ये सब लक्षण हैं कैंसर के, ये हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिम्टम्स, खाना कम खाना, लैक ऑफ एपेटाइट, रात को पसीने आना, बुखार होना, गांठ होना, कहीं से खून आना, अगर ऐसा सिम्टम्स हैं तो अपने नियरेस्ट फिजिशियन के पास जाके या नियरेस्ट कैंसर सेंटर में जाके एक संपूर्ण बॉडी टेस्ट कराना चाहिए उस ऑर्गन के मुताबिक। और फिर इन टेस्टों से पता लग सकता है कि हमारी बॉडी में कैंसर है या नहीं। हम यूजली कुछ एक्सरेज कराते हैं, कभी सीटी स्कैन कराते हैं। जब कैंसर का डायग्नोसिस बन जाता है तो होल बॉडी पेट स्कैन कराते हैं देखने के लिए कि उस कैंसर की क्या स्टेज है। सो पहले लक्षण को जानना ज़रूरी है और फिर उन लक्षण के मुताबिक सही टेस्ट कराना ज़रूरी है। फिर अगर कुछ उन टेस्टों में मिले तो बायोप्सी कराना ज़रूरी है। उस बायोप्सी पे सर्टन कुछ और एडवांस टेस्ट होते हैं वो कराने ज़रूरी हैं। और इस तरीके से हम कैंसर का डायग्नोसिस, उसकी स्टेज का डायग्नोसिस और किस किस्म का कैंसर है उसका डायग्नोसिस करने के बाद इलाज की तरफ बढ़ते हैं। सो कहने की बात है कि एक सही टेस्ट
संपूर्ण टेस्ट जो उस कैंसर के बारे में बता पाए, तब इलाज मुमकिन है। और अगर सही टेस्ट किया जाए तो वो इलाज में भी हेल्प करता है और हमारी पेशेंट्स की सर्वाइवेबिलिटी या क्योर रेट भी बढ़ाता है। वेरी नाइस। तो क्या ये जो कैंसर आजकल के मॉडर्न टाइम में होता तो पहले भी था, बट आजकल टेस्ट हैं जो बहुत जल्दी हमें डायग्नोस कर देते हैं कि येस वी आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बट क्या एक जो लेमैन है या आम आदमी है वो ये जाके टेस्ट करा सकते हैं? नॉर्मली हम ब्लड टेस्ट तो कराते हैं कि हमने ब्लड टेस्ट करा लिया जी, आइस टेस्ट करा ली, तो क्या ये भी एक्सेसिबल है हमारे लिए कि हम ये टेस्ट कराएं? आप जो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए ताकि उसको पता लग जाए कि क्या वो सफ़र कर रहा है कैंसर के लिए नहीं, तो इस टेस्ट को प्रोफेशनल लैंग्वेज और अब एक आम आदमी भी जान गया, इन टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट सभी कैंसर्स के लिए नहीं हो सकता, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में फीमेल्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर 2 ऐसे कैंसर हैं जो काफ़ी तादाद में मिलते हैं, और एक सिंपल टेस्ट, एक मैमोग्राम, एक हर एक 40 वर्ष की फीमेल को 40 साल के बाद अपना ब्रेस्ट का मैमोग्राम कराना चाहिए, 2 साल में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र से शुरू होना चाहिए और 40 साल के बाद एनुअल और आई वुड से 1 in 2 years मैमोग्राम होना चाहिए। हर एक फीमेल को 35 साल की आयु के बाद एक पैप स्मीयर, एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो गायनेकोलॉजिकल ओपीडी में हो सकता है, वो कराना चाहिए। पुरुषों की बात करें तो एक कोलोन कैंसर के लिए हमें 50 साल के बाद 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। जो मेरे मेल पुरुष या मेल्स पॉपुलेशन है जो बहुत हैवी स्मोकर हैं, 30-40 साल से स्मोक कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लो डोज हेलिकल सीटी स्कैन आजकल हम करवाने लग गए हैं जो बहुत ही अर्ली लंग कैंसर पकड़ता है। हम प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट से करा सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो एक पॉपुलेशन को कराने चाहिए ताकि उनकी उस एज में अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो जाए। और ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, कैंसर इफ़ डिटेक्टेड कैन बी क्योर्ड, बट दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में, भारतवर्ष में जो ये प्रेजेंटेशन है वो एडवांस स्टेज में होती है। वो स्क्रीनिंग टेस्ट बने हैं ताकि ये कैंसर अर्ली स्टेज 1 और 2 में पकड़ लिए जाएं और फिर हम इसका क्योर कर पाएं। तो अर्ली डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन से ही हम इस बीमारी से जीत सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स, आप लोगों को अपनी स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। सो डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये हम जो स्क्रीनिंग कराते हैं तो उससे जो है हमारा अर्ली डिटेक्शन की अगर बात करते हैं हम कि जेनेटिक भी एक बात है, वो जेनेटिक कैसे उसके साथ कनेक्टेड है? ये एक मिसनोमर है जो हमारे समाज में, कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है। कैंसर होता है जब हमारी कोशिकाओं के डीएनए में कोई म्यूटेशन हो जाती है। तो कहने को सारे कैंसर जेनेटिक डिजीज हैं, बट आप जिसकी बात कर रहे हैं मैडम वो फैमिलियल कैंसर की बात कर रहे हैं। फैमिलियल कैंसर वो कैंसर होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जाता है। तो स्पेशली ये फैमिलियल कैंसर की बात करें तो फैमिलियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कुछ पेनक्रियाटिक और कोलोन कैंसर में इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना। अगर हमारे घर में हमारे मदर, फादर या उनकी तरफ बुआ और मासी को किसी को कैंसर है और अगर वो स्पेसिफिक किस्म का कैंसर है, ब्रेस्ट, ओवेरियन, कोलोन कैंसर, ये जो फैमिलियल कैंसर हैं ये अर्ली एज पे होते हैं। यूजली कैंसर 6ठे और 7वें डिकेड में पाया जाता है, 50 साल या 70 साल के बीच में, बट फैमिलियल कैंसर कहते हैं कि 10-15 साल पहले आता है। सो जिन पेशेंट्स को बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर है, जिन पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है मदर्स में, सिस्टर्स में, मासी में, बुआ में, कोलोन कैंसर की हिस्ट्री है, ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, या जिस पेशेंट में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर दोनों हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए टेस्ट मौजूद हैं जो आज की डेट में बहुत ही सिंपल टेस्ट हैं। ब्लड से 25-30 हज़ार में वो टेस्ट हो जाता है जिससे कि पता लगता है कि क्या एक फैमिली जीन कैरी कर रही है, क्या ये जीन आगे फैमिली मेम्बर्स में, सिबलिंग्स में, डॉटर्स और सन में जा रहा है, पेनिट्रेशन है, और अगर जा रहा है तो उस पर भी इंटरवेंशन हो सकता है। और साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, रिसर्च फैमिलियल कैंसर में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि जिससे कि हम एक रिस्क एक फैमिली मेम्बर का क्या है पता कर सकते हैं। वेरी नाइस। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि हम लोग हमारी हिस्ट्री में कोई नहीं होती हिस्ट्री कि हमारे को कैंसर था या फैमिली प्रिवेल कर रहा है, पर ऑल ऑफ अ सडन हम टेस्ट भी कराते जा रहे थे 40 के बाद कि हमने मैमोग्राम भी करा लिया, हमने
पैप स्मीयर भी करा लिया, लेकिन उसके बाद भी ऑल ऑफ अ सडन कैंसर इज देयर। इट हैपेंड विद वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स कि अचानक से पूरी लाइफ ठीक चल रही थी और 60s में आते ही हुआ कि liver cancer and the last stage is there. Yes, so most of these are patients carry this unfortunate story. मैंने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ 2 या 3 या 4 कैंसर्स को ही स्क्रीन कर सकता है, हम सभी कैंसर को स्क्रीन नहीं कर सकते। हम एक नश्वर शरीर है, कुछ ना कुछ होना है, और कैंसर भी एक जैसे डायबिटीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर भी एक क्रॉनिक बीमारी की तरह है, कभी ना कभी किसी ना किसी को हो रहा। हम सब अपने परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई मरीज़ होता है। मैं जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर एक जेनेटिक डिजीज़ है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होगी, हमारे सेल म्यूटेट होंगे, ख़राब सेल एक्यूमुलेट होंगे, वो कैंसर का रूप धारण करेंगे। अगर हम अपना जो लाइफस्टाइल है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर इसे कहते हैं, अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, स्मोकिंग, बैलेंस डाइट लें, अल्कोहल को कट डाउन करें और अपना एक्टिव रहें, वॉक पे जाएं, अपना बॉडी को फिट रखें, तो मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीज़ें कैंसर को ज़ीरो कर सकती हैं, बट ये एक कुछ प्रिवेंटेबल, एक्शनेबल थिंग्स हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जिससे कि उस आने की तादाद को हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर होने का। अगर हम सब चीज़ों पे कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ इन सब करने के बावजूद भी, जैसे अपने का कोई स्मोकर नहीं है, बिल्कुल फिट है, तब भी कैंसर हो सकता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे मरीज़ हमारे क्लिनिक में आते हैं, बट जब आते हैं तो हम उनका इलाज करते हैं। तो एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट हमारी ड्यूटी है एक समाज को बताना कि कैंसर कैसे प्रिवेंट हो सकता है, कैंसर कैसे स्क्रीन हो सकता है, जब अर्ली डिटेक्शन हो जाए या अर्ली स्टेज में आए तो उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, या फिर मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट जो स्टेज 3 और 4 में आते हैं उसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही एक साइंस है ऑन्कोलॉजी की, और हमें जागरूक बनाना है अपने पॉपुलेशन को, अपने समाज को इस बीमारी के लिए। वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी है डॉक्टर आपने। माय नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अंकुर इज कि आप जो की फील्ड है हेमाटोलॉजी विच इज़ डीलिंग विद द ब्लड कैंसर आई थिंक, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा उसके जागरूक कराएं कि वो कैसे होता है, क्योंकि हम आम बीमारी को तो कैंसर की है कि ऑर्गन से रिलेटेड है, बट वंस कि ब्लड कैंसर है वो ब्लड का कैंसर है, उसको कैसे डायग्नोज करते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इतना सटीक क्वेश्चन प्रोबेबली आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि एक लंग कैंसर, ईसोफेगल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ये सब तो प्रेजेंट करते हैं भूख ना लगना, दर्द होना। ब्लड कैंसर के सिम्टम्स अलग होते हैं। ब्लड कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, ब्लड में हमारे 3 कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट काउंट। सो अगर हम इन तीनों को पकड़ें, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है अचानक से, कहीं पे धब्बे आ रहे हैं शरीर पे, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, WBC जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, अगर इनमें किसी को बुखार हो रहा है, खून के धब्बे पड़ रहे हैं, तबके पड़ रहे हैं शरीर पे, हीमोग्लोबिन पिकअप नहीं हो रहा है, गले में, बगल में गांठ हो रही है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं ल्यूकीमिया के। ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है। जब हमारे शरीर में गांठें बनती हैं गले में, बगल में, पेट में, जांग में, तो ये लिम्फोमा के लक्षण हो सकते हैं। वज़न, वेट लॉस होना, नाइट स्वेट्स आना, ये एक सिम्टम्स होते हैं ल्यूकीमिया, लिम्फोमा के। कुछ एल्डरली पॉपुलेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 60 बैक पेन कंप्लेन करते हैं, और हम देखते हैं कि हड्डियाँ ख़राब हो रही हैं, हड्डियों में डॉट्स आ रहे हैं, हमारी हड्डियाँ चूर भूर हो रही हैं, तो वो माइलोमा का लक्षण हो सकता है। तो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा ये ब्लड कैंसर्स हैं। इनके प्रेजेंटेशन बिल्कुल हटके होती है दूसरे कैंसर से, और जब भी कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं, पीठ में दर्द, कहीं गांठ आ रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, WBC कम या बढ़ रहा है, या प्लेटलेट अचानक से कम होने शुरू हो गए, बुखार आ रहा है, तो ये सब लक्षण हैं ब्लड कैंसर के। और ये बताना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर हम 70 से 80% आज की डेट में भी इतना इलाज आ गया है, इतनी दवाइयाँ आ गई हैं कि ब्लड कैंसर क्योरेबल फॉर्म ऑफ कैंसर्स में होते हैं, भले ही स्टेज 3 हो या स्टेज 4 हो। ब्लड कैंसर एक ऐसे कैंसर है जिनको क्योर कर सकते हैं, और एक्सपर्टीज़ हमारी ब्लड कैंसर में ही, सब जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग है वो ब्लड कैंसर के ही माहिर होते हैं, और ब्लड कैंसर ही एक क्योरेबल फॉर्म ऑफ कैंसर है, चाहे जिस स्टेज में भी आए। दैट्स अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन कि ब्लड कैंसर भी क्योरेबल है।
बाकायदा कि ब्लड कैंसर ही क्योरेबल है। ब्लड कैंसर ही क्योरेबल है, जनता नोट करे इस चीज़ को। तो डॉक्टर अंकुर, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट्स देते हैं लाइक? सो कैंसर का अगर एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग से बात करें तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग दवाइयों से कैंसर को ट्रीट करता है। ये दवाइयाँ ऑपरेशन के बाद दी जाती हैं, जिसको हम एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। कई बार हम सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी करते हैं ताकि वो ट्यूमर श्रिंक हो जाए, उसे हम नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेजॉरिटी हमारे मरीज स्टेज 3 और स्टेज 4 के आते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम पैलिएटिव कीमोथेरेपी देते हैं, जिसमें सिर्फ हम डिजीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो क्योरेबल नहीं होते बिकॉज वो एडवांस स्टेज पे आए हैं। बट पिछले एक दशक में ये कैंसर ट्रीटमेंट एकदम अचानक से चेंज हो गया है। अब हम कीमोथेरेपी के अलावा कुछ नई दवाइयाँ आ गई हैं जिनको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। ये टारगेटेड थेरेपी वो दवाइयाँ हैं जो सिर्फ कैंसर सेल पे काम करती हैं, बाकी कोशिकाओं को ख़राब नहीं करती। उल्टी, दस्त, बाल जाना, जो कहते थे ना कीमोथेरेपी देने से पूरा शरीर ख़राब हो जाता है, वो आजकल नहीं होता। बहुत एडवांस सपोर्ट हो गया है। और आखिर के लास्ट के 2-3 साल में एक नई दवाइयाँ आविष्कार हुई हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी एक अलग किस्म की दवाइयाँ हैं जो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती हैं, एनहांस करती हैं, और ये इम्यूनिटी कैंसर सेल से लड़ती हैं। तो ये सब तरीके हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट हम देते हैं गोलियों से, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, आजकल पेनक्रियाटिक कैंसर, ये सब दवाइयों से भी आज गोलियां तक आ गई हैं, कैप्सूल तक आ गए हैं, जब हमें पेशेंट को एडमिट नहीं करना पड़ता, इंजेक्टेबल्स नहीं देने पड़ते। तो पिछले मैं कहूँगा 7-8 साल में इतना पैराडाइम शिफ्ट आया है कैंसर केयर में, जिससे कि जो हमने पढ़ा था वो प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस बिल्कुल अलग हो गई है। और इन एक्चुअली जो इसके गेन है वो हमारे मरीजों को ही मिल रहा है। कैंसर का ट्रीटमेंट अब एक दर्दनाक ट्रीटमेंट की बजाय एक खुशहाल ट्रीटमेंट हो गया है, जिसमें मरीज़ आते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और घर जाते हैं, ड्राइव करके घर जाते हैं, अपना काम करते हैं, क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, और कोई दूर से उनको पहचान भी नहीं सकता कि ये कैंसर के पेशेंट्स हैं। क्या खूब कहा डॉक्टर आपने। इसमें हमारी डाइट कैसे हेल्प करती है कि कैंसर, अगर हम रोकथाम की बात करें या प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें, कि एक इंसान को क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि जेनेटिक तो समझ में आता है कि ठीक है जेनेटिक है, वो प्रिवेल कर रहा है, करेगा, लेकिन समहाउ हम उसको कैसे सेव करें? देखिए, डाइट का 2 पार्ट है कि प्रिवेंशन, हर एक के कैंसर ना हो, हम एक जैसे बताया कि एक बैलेंस डाइट रहना चाहिए, एक संपूर्ण हमारी जो डाइट में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का, वो हम कभी डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में कि क्या वो एक संपूर्ण डाइट है। जब पेशेंट को डायग्नोसिस हो जाए और उनको कीमोथेरेपी लग रही है तो हम स्पेसिफिक डाइट देते हैं ताकि उनका मसल ब्रेकडाउन ना होए, कैंसर के किक्सिया ना होए, उनका अपना प्रोटीन, अपना फैट बना रहे। और कीमोथेरेपी देने से कई बार हमारी वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं, तो उस दौरान उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपने आप में एक विषय है। लेकिन मैं इस इंटरव्यू के जरिए एक समाज में एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब कैंसर हो जाता है तो सब लोग गूगल करने लगते हैं, सब लोग देखने लगते हैं, व्हीट ग्रास से लेके ये खाना है, वो खाना है। एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है समाज में कि कैंसर पेशेंट को शुगर ना दी जाए। कैंसर पेशेंट को शुगर दी जाएगी तो कैंसर उस शुगर को कंज्यूम करेगा और कैंसर बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये बहुत बड़ा मिथ है समाज में, और मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पेशेंट कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी टॉलरेट नहीं कर पाते, बिकॉज वो अप्रोप्रिएट खाना ही नहीं खा रहे, वो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे, और चीनी बंद करके वो अपने ही सेल्स ख़त्म होते रहते हैं और उनको वो इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती इस इलाज के लिए, इस कैंसर को झेलने के लिए और उसके इलाज के लिए। तो एक बहुत बड़ा मिथ है डाइट को लेके हमारे समाज में, और ये इंटरव्यू अगर उस मिथ को ब्रेक डाउन कर ले तो आधी जीत तो हमारी वैसे ही हो गई। वंडरफुल इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स। और आपको क्या चाहिए? डॉक्टर ने बताया सर्जरी इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। आप अच्छा खाएं, अच्छा करें, बट फॉलो करके खाएं। यू हैव अ ट्रीटमेंट्स, आपके पास डॉक्टर्स हैं, आपके पास टीम्स हैं, आप घर से इलाज मत करिए। सो फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट में एक पूरा विभाग है जो सिर्फ, जिसको हम ऑन्को डाइटिशियन या डाइटरी इन ऑन्कोलॉजी कहते हैं,
ये डाइटिशियन हमारे साथ क्लोजली बैठते हैं, डिस्कस करते हैं हर एक मरीज़ की समस्याओं, हर एक मरीज़ के खान पान अलग हैं, आप कुछ खाते हैं, मैं कुछ खाता हूँ, तो ये डाइटिशियन उस फूड हैबिट्स को समझते हैं और क्या एक बैलेंस डाइट होगी जब पेशेंट को कीमोथेरेपी मिल रही है, बिकॉज कीमोथेरेपी एक अपने आप में एक स्ट्रेस है। अगर उस मरीज़ को उस स्ट्रेसफुल वातावरण में सही खाना या सही पोषण ना मिले तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये हमारे यहाँ फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट में स्पेशलिस्ट डाइटरी डॉक्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स को देखते हैं और दिन रात उन्हीं को देख के एक स्पेशलाइजेशन बना ली है डाइटरी ऑन्कोलॉजी, जो हमने देखा है कि बहुत हेल्प करती है हमारे मरीजों को। That's the USP of Fortis Healthcare. Am I right? जी। So Dr. Ankur, I'm very thankful from the whole Canmin team कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।